हेलो, VICS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम विक्स द्वारा PYQP सीरीज को यहाँ पर प्रेजेंट करने वाले हैं। ये PYQP सीरीज मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो हमारी PSC जो लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम उन्हें तैयार करें, है ना, और आगे संभावित क्वेश्चन भी कैसे आएंगे, ये इसमें हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारा पहला क्वेश्चन, हमने इसके पहले कुछ 40 से 45 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और ये अगला क्वेश्चन है हमारा। हिस्ट्री में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अभी आज। जैसे अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं देखेंगे हम। तो PSC द्वारा इस क्वेश्चन को जब पूछा गया था तो 2012 में इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया। कारण ये था कि जो जातक कथाएं हैं, जो अजंता की गुफाएं हैं, वो महाभारत से भी संबंधित है और जातक कथाओं से भी संबंधित है, इन दोनों से संबंधित है। इस कारण से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। लेकिन अगर आपसे इसी प्रकार के कोई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके 1 से 2 उत्तर आ जाते हैं, है ना, जिनके 1 से 2 उत्तर हैं, तो आप दोनों में से कोई सा भी उत्तर लगा सकते हैं सही। लेकिन यहाँ पर इसका ज्यादा सही आंसर जो है जातक कथा है। अगर आप दोनों में से कोई सा भी एक उत्तर भी लगाते हैं तो वो आपका सही माना जाएगा, या तो फिर PSC उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर देगा या फिर नया क्वेश्चन आएगा इसकी जगह। आपको इसके नंबर मिल सकते हैं ना। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बहुत कल भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्या आज कथन पे है? उस काल में भारत में वस्त्र बनाने के कपास का प्रयोग होता था। जी हाँ, कपास का प्रयोग होता था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक कपासीय सभ्यता थी। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या बोला कि कपासीय सभ्यता थी। यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, सूती और रेशमी, ऊनी सभी प्रकार के वस्त्र को पहनते थे। ये सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी, ठीक है, लौकिक थी, तथा धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, है ना, मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि धार्मिक तत्व, और ये लोग लिंग पूजा, स्वास्तिक पूजा, अग्नि पूजा, पशु पूजा, प्रकृति की पूजा, उर्वरा देवी की पूजा करते थे। तो ये समझ सकते हैं हम कि लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, लेकिन मंदिर ना होने से, धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ आदि ना होने से क्या कह सकते हैं कि वर्चस्वशाली नहीं था, है ना। तो दोनों ही कथन सही है। तो इस प्रकार से जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जैसे वैदिक सभ्यता हुई, जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, तो जैन और बौद्ध में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैन, बौद्ध, है ना, इनसे प्रश्न यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं। जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता, जैन, बौद्ध, इनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जैन धर्म हो गया और बौद्ध धर्म हो गया। मान लीजिए आपसे इसकी जगह सिंधु घाटी सभ्यता की जगह जैन धर्म पूछा जाता, तो आप जैन धर्म में क्या पूछते हैं, वो लोग क्या ये ईश्वरवादी था, है ना, तो ईश्वरवादी नहीं था, वो अनिश्वरवादी थे। फिर आपसे अगले फैक्ट में वो पूछ सकते थे कि क्या जैन धर्म वाले लोग आत्मा में विश्वास करते थे, तो जी हाँ, आत्मा में विश्वास करते थे। तो इस तरह से उनके पूछने का तरीका यहाँ से ऐसा आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक, है ना, और इसका आंसर है त्रिपिटक पूछा गया है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपसे त्रिपिटक पूछा गया है, ये बौद्ध धर्म, जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया, ये बौद्ध धर्म है ना, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित अगर वो आपसे पूछ रहा है ये त्रिपिटक, आपसे वो त्रिरत्न पूछ सकता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो वो जैन धर्म से संबंधित है ना, जैन धर्म से आपसे वो पूछ सकता है स्यादवाद किससे संबंधित है, स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है ना, अनेकांतवाद जैन। तो जो धर्म से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज है, जैसे आपने इथिक्स का 4th पेपर, आप हिस्ट्री में भी आप जब पढ़ेंगे मेंस में, तो भी वहां पर भी काम आएगा आपको, है ना। तो त्रिपिटक, पिटक मीन्स होती है टोकरिया एक तरह से, जब इसका अर्थ निकालते हैं। इसमें क्या है, त्रिपिटकों की संख्या थी 3 संख्या थी। और ये कौन कौन से त्रिपिटक हो गए? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना, विनय, सुत्त और अभिधम्म पिटक। तो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं, पिटकों के बारे में कि इस पिटक में क्या है, उस पिटक में क्या है। या आपसे त्रिरत्न अगर जैन धर्म से पूछ रहे हैं, तो जैन धर्म वाले त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, है ना। या आपसे अष्टांगिक मार्ग पूछ ले तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित हो गए। ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं।
अगला कि कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्न में से किससे संबंधित है। जैसे हमने प्रीवियस जब कल क्वेश्चन डिस्कस किए तो हमें पता चला कि एक रचनाकार होता है और रचनाकार के बाद उसकी होती है रचना। ये हमने देखा था कि कल भी कुछ पूछा था क्वेश्चन, है ना। तो उसमें भी ऐसे ही आया, ऐसे यहाँ पे आ गया कल्हड़ ने लिखी, क्या लिखी, राज तरंगिणी। अब पूछ लिया उसका कि मेन किससे संबंधित है। ये भी ध्यान रखना होता है कि संबंध किससे है। जैसे कोई सी पूछ ले, किसी दूसरी पुस्तक पूछ ली, जैसे हमने कल आपने देखा था हमने कि केसरी पूछा था, है ना, किसने था केसरी, किसके द्वारा था, तो हमने देखा था बाल गंगाधर तिलक से, तो उसमें हमने देखा था कौन सी भाषा में था, है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे कल्हड़ राज तरंगिणी लिखी है इन्होंने, कल्हड़ ने, किसका वर्णन है इसमें, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। आपसे पूछ सकते हैं कि मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम जो है वो किससे संबंधित, किस वंश से संबंधित है, किस काल से संबंधित है, तो भैया मौर्य काल से संबंधित है ना, मौर्य काल से संबंधित है। क्या वर्णन है मौर्य काल के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है ना, मिट्टी का पुतला और इसकी कहानी अलग अलग, जो भी ब्राह्मण की कहानी है इसमें, है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर अब अगला क्वेश्चन, क्या अमीर खुसरो निम्न में से किसके शासन काल से संबंधित है। एक दार्शनिक व्यक्ति, एक कवि जो भी है, एक तो अगर आपके पास कवि या फिर कोई रचनाकार, है ना, या कोई दार्शनिक व्यक्ति ऐसा आपके पास आ रहा है, ठीक है, ये चीजें आ रही है, तो इनमें से क्या क्या पूछेगा। एक तो वो आपसे पूछ सकता है उसका शासन काल क्या है, मतलब किसके समकालीन है वो, ऐसा पूछ सकता है ना। ये उसकी रचना कौन सी है, ठीक, और उसका इस रचना में जो किस चीज का वर्णन किया गया है, तो वर्णन किस चीज का हुआ है ऐसा पूछ सकता है, किससे संबंधित है, संबंध किसका है इस रचना से, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से, है ना। तो ये तो जैसे पूछा है अमीर खुसरो निम्न में से किसके शासनकाल से संबंधित है, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, पद्मावती, तो आपको पता चलेगा उसमें कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो रहता है वहां पर, है ना। अगला कि मोहनजोदड़ो निम्न में से कहां पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, पहली बात मोहनजोदड़ो क्या है, एक हड़प्पा कालीन स्थल, ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल है ये। कहाँ है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये। तो हमने कल क्या किया था, मोहनजोदड़ो से संबंधित और भी प्रश्न आए थे, है ना, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो आपको क्या करना है, ये जो स्थल है हड़प्पा के मुख्य मुख्य स्थल जो है, क्योंकि हड़प्पा एक विशेष सभ्यता है, हमारे भारत का गौरव है, और इस सभ्यता में आपको कौन कौन से, जैसे कि हो गया मोहनजोदड़ो, है ना, या फिर हड़प्पा, या फिर धोलावीरा, है ना, धोलावीरा, रोपड़, है ना, कालीबंगन, तो ऐसे जो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं, कौन सी नदी के किनारे हैं, इनमें से प्रश्न ऐसे आते हैं कि किस नदी के किनारे है और किसने इसकी उत्खनन किया है ना, मुख्य रूप से, और स्थान किस स्थान पर है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस पे कि एक स्थान किस नदी के किनारे है, कौन सी जगह पर है ये, और उत्खनन करता कौन है। यहाँ से इससे प्रश्न आपको मोहनजोदड़ो से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहाँ से आपके ज्यादातर क्वेश्चन आने हैं आपको हिस्ट्री में, अगर एंशिएंट की बात करें तो। अगला, निम्न में से कौन प्रसिद्ध आईएनए के मुकदमे के वकील थे। एक क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था कि आईएनए पर निम्न में से किसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया गया, तो 3 नाम थे उसमें, है ना, 4 नाम थे, तो उनमें से मुकदमा जिस पर नहीं चलाया गया था मोहन सिंह थे, बाकी पर मुकदमा चला। तो मैंने आपको समझाया भी था कि अगर आप कर रहे हैं तो किस पर मुकदमा चलाया गया के साथ साथ ये भी करिएगा कि कौन किसने उसका मुकदमा लड़ा था। तो यहाँ पर इनके वकील, मतलब जो अभियुक्त है वो कौन कौन है ना, अभियुक्त पूछा गया है। तो इसमें ये बात आती है कि जैसे सी राजगोपालाचारी नहीं थे, है ना, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, लेकिन आसफ अली भी इसके थे और भोला भाई देसाई ने भी लड़ा था ये केस, है ना, साथ में नेहरू जी ने भी लड़ा, है ना, और तेज बहादुर सप्रू जी ने भी इसको केस को लड़ा था। तो क्या हो गया, 1, 2, 3, 4 इन चारों ने ही केस लड़ा था। तो मतलब वकील आईएनए के जो आजाद हिंद फौज है उसकी तरफ से जो अभियुक्त तो ये लोग थे, उन्होंने जो केस लड़ा था, तो इसमें दोनों ही आंसर सही है। अब चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए, दोनों ही आंसर सही होंगे, ठीक है।
और अगर पीएससी इसके प्रश्न का उत्तर आपको सही, आपका आंसर सही नहीं करता, आपने सी लगाया है, डी लगाया है, जो भी, तो या तो प्रश्न विलोपित होगा या आपको उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं आपको। अगला, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, है ना। गोलमेज सम्मेलन महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो 1930 से 1932 में कहाँ आयोजित हुए थे, लंदन में आयोजित हुए थे। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है तीनों में किसने भाग लिया, तो तीनों में बी आर अम्बेडकर जी ने भाग लिया था, दलितों के जो नेता के रूप में इन्होंने भाग लिया था। अब इन गोलमेज सम्मेलन से ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया, तो कांग्रेस ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे, गांधी जी वहां गए थे। या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, है ना। ये गोलमेज सम्मेलन को क्यों, कहां पर आयोजित किया, गोलमेज सम्मेलनों के समय जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे वहां के प्रधानमंत्री, आप ये बता सकते हैं, है ना। मतलब आपसे पूछा जाए तो इधर से ही क्वेश्चन क्या है, घूम के यहाँ से वहां प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ही प्रश्न गोलमेज सम्मेलन किस तरह से पूछा जाता है, या फिर आपसे कांग्रेस के अधिवेशन पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के बताइए 24वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, या कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो फर्स्ट अधिवेशन है वो कहाँ आयोजित हुआ। कोई सम्मेलन अगर आता है, प्रश्न में कोई सम्मेलन आता है तो सम्मेलन से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि एक सम्मेलन हुआ, है ना, सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है ना, कौन उसमें भाग ले रहा है, महत्वपूर्ण व्यक्ति, भाग किसने लिया, और कौन सा सम्मेलन का कौन सा अधिवेशन है, मतलब कोई सा भी अधिवेशन आ रहा है तो वो कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, अगला हम देखेंगे निम्न में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है, तो ये इसको बनाया है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो ये आ गया एक संगठन। मैंने आपको कल बताया था कि कोई संस्था है या संगठन है ना, या फिर हो सकते हैं पत्र पत्रिका, है ना, कुछ भी। तो इसमें से प्रश्न कैसे आते हैं कि उनकी स्थापना किसने की, अगर संगठन वगैरह है, अगर पत्र पत्रिका है तो संपादक कौन है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उद्देश्य क्या है। तो जैसे कि हमने देखा, या फिर इनकी स्थापना हुई किस स्थान पे, स्थान कौन सा है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसमें। तो आपने देखा संगठन अभिनव भारत संगठन था और इसकी स्थापना जो की विनायक दामोदर सावरकर ने की, और ये कैसा संगठन था, क्रांतिकारी संगठन था, है ना। अगला आकर आपसे पूछ सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। आपसे पूछ सकते हैं आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई, कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, है ना, किसके द्वारा की गई, कहाँ की गई, है ना, किसने की और कब की। एक और आता है कब हुई इसकी स्थापना। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आर्य समाज की स्थापना के हम एग्जांपल लेते हैं, कहाँ हुई थी इसकी स्थापना, कब हुई थी इसकी स्थापना और किसने की इसकी स्थापना। ऐसे ही कोई सी संस्था आएगी और आपको उसमें बताना है। तो हर संस्था का आप हो सके तो मैक्सिमम याद करिए कि कैसे उसको उसको पढ़ के देखिए कि इस तरह से उसको हम कर सकते हैं और आगे आपकी संगठन संस्था आता ही है प्रश्न। अगले देखेंगे पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई। तो देखिए वापस से आया है, एक किताब आ गई है, एक रचना आ गई, और अब आपसे पूछ रहे हैं लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई भैया, तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई। ये विष्णु शर्मा जी का संबंध ऐसा माना जाता है कि ये लिखी गई है मौर्य काल में लिखी गई है। ठीक है, तो आपको वही जैसे हमने देखा था कल्हड़ की राजतरंगिणी हो गई, पंचतंत्र विष्णुदत्त विष्णु शर्मा हो गई, ऐसी कोई पुस्तक आ जाएगी और आपसे पूछेंगे किसके द्वारा लिखी गई। साथ में आपको बेसिक पंचतंत्र जो है विश्व में बाइबल के बाद सबसे ज्यादा इसी पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है। पंचतंत्र कोई बच्चों द्वारा, क्योंकि इसमें नैतिक शिक्षा के बारे में बताया गया था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसका अनुवाद भी हुआ है। संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किस वेद से हुआ, है ना, तो वही हमारी सभ्यता कौन सी, जैसे मैंने आपको बताया है ऋग्वेदिक सभ्यता से ही प्रश्न वापस से पूछा गया है, किस वेद से हुआ संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव, तो वो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद है आपको ऋग्वेदिक सभ्यता, मतलब कि जो वैदिक सभ्यता है
और हड़प्पा सभ्यता है, जैन और बौद्ध, वहीं से क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से आने वाले हैं। तो ये वेद सबसे द्वारा किसका हुआ है प्रादुर्भाव? ऋग्वेद से हुआ है ना। संस्कृत ही वो भाषा है जिसमें भारत के अधिकांशता जो हमारा जो धार्मिक पूरी तरह से पौराणिक ग्रंथ सभी का समावेश किसमें है? हमारी संस्कृत भाषा में किया गया, एक वैज्ञानिक लिपि वाली भाषा है। ठीक है, तो किस वेद से हुआ? इससे रिलेटेड आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ तो संस्कृत साहित्य का पूछा है, ऐसे आपसे पूछ सकता है भारतीय संगीत का जनक कौन सा? भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो भारतीय संगीत का जनक है हमारा सामवेद। आपसे पूछा जा सकता है कि यज्ञ के नियम, बलि विधान का वर्णन, यज्ञ के नियमों का वर्णन किसमें किया गया है? तो यजुर्वेद में किया गया है। आपसे पूछ सकता है तंत्र मंत्र, जादू टोना वगैरह का वर्णन किसमें किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। ऐसे प्रश्न आपसे वहां से आएंगे। अगला, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? वो पूछ रहा है नहीं है, आ गया ना आपका नहीं है। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थल है, स्थल का एक चार्ट बना लेना है, और चार्ट में आपको स्थल, नदी और उत्खननकर्ता और वर्ष और किस स्थान पर है, ये स्थान कौन सी जगह भी अवस्थिति है इनकी, ऐसे याद रख लेना है। तो आपको पता चल जाएगा ये स्थान है, इसने खोज करी ऐसे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं। हमने 5 से 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है पूछा है। तो कालीबंगन है, कहाँ है? राजस्थान में है, हमारे हनुमानगढ़ जिला में। रोपड़ कहाँ है? हमारा पंजाब में। पाटलिपुत्र है क्या सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल? जी नहीं, पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, जबकि बिहार में है ये, और ये मौर्य की राजधानी हुआ करता था। लोथल भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाही नगर है। तो यहाँ पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करना है। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? है ना, कब की बात हो रही है? शिकागो की बात हो रही है और विश्व धर्म सम्मेलन की बात हो रही है, स्वामी विवेकानंद जी की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, पीएससी वालों ने फिर से आंसर ही नहीं दिया। उन्होंने, ये सम्मेलन हुआ था 1893 में, 11 से 17 सितंबर के बीच ये सम्मेलन आयोजित हुआ था शिकागो में। तो उन्होंने इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया। आप इसमें से कोई सा भी लगा के आइए, पीएससी को इस क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा या फिर उसको हटाना ही पड़ेगा, इस क्वेश्चन को विलोपित करना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जो आ रहे हैं, तो उनको इस तरह से सॉल्व करना है आपको। जैसे अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कब आयोजित हुआ, आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में, जैसे ये पूछा है एक क्वेश्चन, तो अगला ये पूछ सकते हैं कि युवा दिवस कब मनाया जाता है ना। युवा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ना, 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि गांधी जी, जैसे अगर कल पूछा था, हमने कल देखा था कि गांधी जी कब भारत पर लौटे थे, प्रवासी भारतीय दिवस जब उनके लौटने पे मनाते हैं 21 वर्ष बाद, तो वो हो गया है ना। तो एक ये क्वेश्चन जो है इस तरह से कि कुछ गलत आ जाए तो आप करें, और कुछ भी तो पीएससी उसका आंसर देगा, आपको नंबर देगा। अगला है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की स्थापना की? देखा, संघ आ गया है ना, कोई भी संघ आ रहा है, संगठन आ रहा है, संस्था आ रही है, तो आपको उसका वर्ष, संस्थापक और किस स्थान पे हुई, मुख्य उद्देश्य क्या था, ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो गई 1925। आपसे कोई से दूसरा संगठन, जैसे अभी अभिनव भारत संस्था पूछी थी, है ना, आपसे पूछ सकते, ब्रह्म समाज पूछा जा चुका है ना, या पूछ सकते हैं आपसे कि जैसे हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी देख लिया, आर्य समाज देख ली आपने, और दूसरा कोई सा भी संगठन दे देंगे, और उसका इस तरह से आपको वर्ष, संगठन, संस्था का क्या क्या याद रखना है, कब स्थापना हुई, किस स्थान पर हुई, किसने की, है ना। ऐसे प्रश्न पूछते हैं यहाँ से। जैसे कि यहाँ से पूछ सकते हैं कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, तो अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने की थी, है ना। तो ऐसे आगे, निम्न में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पे इस टाइप से जब क्वेश्चन आते हैं, सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी कैसी पार्टी थी? एक साम्यवादी पार्टी थी, है ना। कैसी पार्टी थी? एक साम्यवादी पार्टी थी।
तो साम्यवादी पार्टी में इसमें कृषि औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर शामिल थे, शिक्षित वर्ग शामिल था, युवा शामिल था, व्यापारी वर्ग इसमें शामिल नहीं था। तो ऐसे जब प्रश्न आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो चीजें हैं एनालिसिस करने की, तो जब आप पढ़ेंगे किसी चीज के बारे में, कोई सा भी संगठन वगैरह आ रहा है, तो उससे रिलेटेड 3 से 4 बेसिक पॉइंट क्या हो सकते हैं। जैसे कि हमने कल देखा था ब्रह्म समाज का कि एकेश्वरवाद पर बल, मूर्ति पूजा का खंडन करना, है ना, सभी धर्मों में समरसता का विकास करना, ऐसे प्रश्न वहां से थे। तो ऐसे ही इसी का भी ऐसा आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है किसी भी संगठन से रिलेटेड, तो 3 से 4 बेसिक बातें इसकी याद रखनी पड़ेगी आपको। अगला है, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण, है ना, 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त हुआ। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फैक्ट वाइज पूछा जा रहा है कि ये किसने किया, वो किसने किया। तो इस टाइप के प्रश्न, जैसे इसका आंसर है ची, तो इस टाइप से प्रश्न आपका ऐसे पूछ सकता है कि भैया 4G टेक्निक सबसे पहले किसने शुरू की, या मेट्रो रेल, जो मेट्रो रेल चल रही है वो सबसे पहले कहाँ चलना शुरू हुई, या फिर रेलगाड़ियां सबसे पहले कौन सी जगह शुरू हुई। ये आपसे पूछ सकते हैं किस देश में पहली तार लाइन स्थापना हुई, तार लाइन किस जगह सबसे पहली लगी, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको फैक्ट वाइज है, आपको किसी भी एक फैक्ट बुक में आपको साइड में पीछे के साइड ये सारी चीजें मिल जाएगी कि किसने इसकी स्थापना करी है, किस देश में सबसे पहले चली है, तो वहां पे ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे, है ना। अगला है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया। गदर पार्टी, वही पार्टी आ गई, कोई संस्था है, संगठन है, उसी से संबंधित आ गया ना। अब इसमें से गठन पूछ लिया, उसने गठन किसने किया का मतलब स्थापना किसने करी, वही संस्थापक। तो हमने गदर पार्टी के देखेंगे इसमें लाला हरदयाल ने की, है ना। एक क्वेश्चन, कोई भी संगठन संस्था आ गई तो आप ये भी याद रखें, जैसे गदर पार्टी लाला हरदयाल ने, तो कहाँ हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी इसकी स्थापना, है ना। और क्या उद्देश्य था इसका, तो ये क्रांतिकारी संगठन था, एक क्रांतिकारी संस्था थी, क्रांतिकारी थी संस्था। एक तरह से गदर पत्र नामक, वो गदर पार्टी का एक पत्र भी निकालते थे ये गदर पार्टी करके, और उसके फ्रंट पेज पे लिखा होता था अंग्रेजी सरकार का कच्चा चिट्ठा करके। तो पूरी तरह से ये कैसी संस्था थी, मुख्य रूप से आपको संस्था में क्या याद रखना है, गठन कहाँ हुआ, किसने किया, किस वर्ष किया, तो 1913 में इसका गठन हुआ था, है ना। ऐसे आपको कोई दूसरी पार्टी आएगी और उसके बारे में भी ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि भैया इसकी जगह अगर आपको कांग्रेस आ गई, है ना, कांग्रेस आ गई, तो आप कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भैया 28 दिसंबर को हुई, है ना, 1885 को हो गई थी। किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना, ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, है ना। कहाँ की गई थी, ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश लेखक ग्रंथ के हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, है ना। आगे लेखक वही एक लेखक, और उसके कौन है राइटर ये, और कहाँ पे स्थापना हुई, कब हुई। आगे अगला, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर का जो व्यापार का एकाधिकार है ये समाप्त कर दिया। तो इनमें क्या हुआ, जो चाय और चीन का, चाय व शक्कर का व्यापार का एकाधिकार, है ना, ये वाली चीजें पूछी है। अब क्या हुआ, पीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन को भी हटा दिया गया है क्योंकि इसका सही आंसर नहीं था उनके पास। एक तो इसका आंसर जैसे कि चाय और चीन का व्यापार का अधिकार समाप्त किया था, तो वही 1813 से किया था। लेकिन अगर फिर भी उनके पास जो चीन देश है उसके साथ चाय और शक्कर के व्यापार का एकाधिकार था, लेकिन फिर ये 1833 वाले एक्ट के साथ पूरी तरह से इसको समाप्त किया गया, है ना। तो दोनों ही क्वेश्चन, इसके दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं, और पीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन को हटा भी दिया गया, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो वो खुद ही कंफ्यूज होता है कि क्या सही आंसर है, और बाद में या तो उनको हटाना पड़ता है या फिर नए क्वेश्चन देना, सॉरी नंबर मार्किंग देनी पड़ती है उसकी। अगला है, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय। बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजाद हिंद फौज से, है ना। आजाद हिंद फौज का हमने देखा था, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, रास बिहारी बोस ने की, ठीक है। कौन थे उसके कैप्टन, मोहन सिंह के कैप्टन। सुभाष चंद्र बोस कब बने, मोहन सिंह के बाद बन गए थे, 1943 में बन गए थे, है ना। तो आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था, तो ये कार्यालय है रंगून में, है ना। 1943 में इसमें सुभाष चंद्र बोस ने इसमें शामिल हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस इसके प्रमुख हो गए थे यहाँ पर, है ना। कैप्टन ने इन्होंने संभाल लिया था। स्थापना किसने करी थी, रास बिहारी बोस ने। तो आपको
इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजाद हिंद फौज के, तो एक पूरा का पूरा आप आजाद हिंद फौज से रिलेटेड टॉपिक थोड़ा सा हाफ पेज के अंदर तैयार हो सकता है ये, तो ये इसको आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिर है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। जब हमने पानीपत का पहला युद्ध आया था, मैंने आपको तभी बताया था कि पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा युद्ध, तराइन के युद्ध, है ना, ऐसे कुछ जो चौसा का युद्ध हो गया, बिलग्राम का युद्ध हो गया, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, तो 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। अब आपको एक चीजें भी याद रखनी है कि कोई सा युद्ध आ रहा है, महत्वपूर्ण जितने भी युद्ध है ना, आपको कोई सी भी एक जीएस की बुक लेना है, जीएस की बुक में साइड में या फिर हमारे संस्थान भी एक नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो युद्ध हो गए, तो युद्ध आपको कोई सा भी एक युद्ध है, तो युद्ध कब लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया, है ना, किसके बीच हुआ था ये युद्ध, पक्ष विपक्ष क्या थे मतलब इसमें, और विजय कौन हुआ, है ना, और युद्ध हुआ कहाँ था, कहाँ हुआ था, है ना। ऐसे 4 तरह से युद्धों के बारे में आपको कॉलम तैयार कर लेना है और 1 2 3 4 करके उन युद्धों को यहाँ पर आपको लिखना है, तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि युद्ध ज्यादातर पूछे जा रहे हैं पीएससी के द्वारा। अगला, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है, पूछ रहा है नहीं है। तो वेदांत दर्शन, वेदांत होता है क्या है, वेदों के अंतिम भाग, है ना, वेदों के अंतिम भाग है एक तरह से, भारतीय संस्कृति का एक सार छुपा हुआ इनमें, है ना। तो वेदांत के जो 3 भाग हैं, है ना, मुख्य रूप से 3 भाग, अद्वैत, है ना, तो शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हो गए, ठीक है। रामानुजाचार्य, तो ये विशिष्ट द्वैतवाद के हो गए। फिर माधवाचार्य क्या हो गए हैं, द्वैतवाद के। तो बचा कौन, अभिनव गुप्त, ये नहीं है, तो इसका ये आंसर हमारा ये आंसर हो गया, बाकी हमारे रॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई दर्शन, जैसे कि चारवाक दर्शन आपसे पूछ लिया कि चारवाक दर्शन इसके प्रवर्तक कौन है, आपसे पूछ लिया द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, द्वैताद्वैतवाद, है ना, ऐसे कोई एक, या फिर आपसे पूछ लिया योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है ना, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो ये भी आपको साथ में दर्शन, उससे संबंधित कोई व्यक्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किए गए, नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किए गए हैं, ये सुत्त पिटक में किए गए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे पिटक याद करना है, पिटक कैसे याद कर, जैसे पिटक पूछा था पिटक किस धर्म से संबंधित है, तो पिटक आ गया था उसमें हमारा कि बौद्ध धर्म से संबंधित है पिटक। अब पिटक जो है, पिटकों की भाषा क्या है, तो पिटकों की भाषा पाली, है ना, किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और संख्या कितनी है, 3, विनय सूत्र अभिधर्म। तो तीनों पिटकों में क्या किया है कि विनय पिटक में बुद्ध, भगवान बुद्ध के जो नैतिक नियम सिद्धांत, सॉरी हाँ, ये नैतिक नियम सिद्धांत हमारा विनय पिटक में नैतिक नियम सिद्धांत है ना, विनय सूत्र अभिधर्म, तीनों पिटकों के बारे में किसमें क्या है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। उसके अलावा आपको त्रिरत्न याद रखना है, त्यागवाद, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, बस ऐसे ही ध्यान रखना है उसके बारे में। अगला, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, है ना, कर रहित कृषि भूमि। तो अगर आप देखें कि कर रहित कृषि भूमि देंगे तो क्या सैनिकों को, नॉर्मल सी बात है, सैनिकों को देंगे क्या, नहीं देंगे, है ना, यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी ने तक नहीं दी थी। या सिविल अधिकारी को देंगे क्या, नहीं देंगे। दान देने वाली बात आ रही है तो ये बात आती है ब्राह्मणों की, है ना। तो कर रहित कृषि भूमि किसे दी गई थी, ब्राह्मणों को दी गई थी। फिर आपसे एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ किसने किया, यहीं से प्रश्न, अगर कर रहित कृषि भूमि या भूमि प्रदान देने, दान देने वाली बात आ रही, तो सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि की दान किसने दी थी, ये शुरुआत की गई थी सातवाहनों के द्वारा, है ना। सातवाहन वंश ने इसकी शुरुआत की थी, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा की, है ना। तो ब्राह्मणों को भूमि दान किसने दी गई थी, इन्होंने। और लेकिन सर्वाधिक भूमि किनके द्वारा प्रदान की गई है, तो वो गुप्त साम्राज्य के द्वारा प्रदान की गई। जैसे एक ये आ गया। फिर आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था, जजिया कर किसने सबसे पहले लगाया, तो जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक, है ना।
फिर आपसे पूछा जाएगा किसके समय में सबसे ज्यादा मनसबदारों की संख्या थी, तो भैया सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदारों की संख्या थी, तो वो औरंगजेब के समय थी। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, कोई राजा महाराजा है, उसके कालक्रम में क्या विशेष घटना हुई, जैसे अलाउद्दीन खिलजी आएगा तो उसकी बाजार व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण थी, उसने बाजार नियंत्रण के लिए काम किए, है ना। तो ऐसा आते हैं यहाँ से प्रश्न। अगला है, निम्न में से राजपूत वंशों में किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का दहली शहर की स्थापना की। एक शहर है, उसका संस्थापक कौन है, मतलब स्थापना किसने की, है ना। तो दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी। अनंगपाल ने इसकी स्थापना की थी, है ना। तो कब की थी, 8वीं शताब्दी में। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, बंबई शहर की स्थापना किसने की। बंबई शहर की स्थापना की गेराल्ड अंगियार ने। आपसे पूछा जा सकता है, कलकत्ता नगर को किसने, कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की, है ना, जॉब चॉर्नॉक ने की। तो ऐसे ही कोई एक शहर आएगा और उससे संबंधित किसने इसकी स्थापना करी है, कब की है, जैसे इनका सन 8वीं शताब्दी हो गया, है ना, जैसे ये दिल्ली बंबई हो गया 17वीं शताब्दी हो गया। तो ऐसे कोई एक व्यक्ति जिसने स्थापना करी होगी, पांडिचेरी की स्थापना किसने की, मुख्य रूप से ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला है, विजयनगर के प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ। तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर, है ना, हजारा मंदिर की बात हो रही है, हजारा मंदिर, है ना, ये कौन सी जगह, विजयनगर में। किसके काल में निर्मित हुआ था, कृष्णदेव राय के काल में निर्मित हुआ था। ऐसे आपको यहाँ पे क्या आएगा, कोई स्थापत्य, ये संबंधित प्रश्न है आपके स्थापत्य से रिलेटेड, है ना, स्थापत्य की बात हो रही। तो स्थापत्य में आपको क्या याद रखना है कि किसने स्थापना की, मतलब इसका संस्थापक कौन है, इसका संस्थापक या स्थापना करना कौन है ना, स्थापना किसने की। दूसरी बात कहां पे की गई थी, तीसरी बात कब की गई थी, है ना। शैली अगर कुछ विशेष शैली में बना हो तो शैली पूछी जाती है, नहीं तो शैलियां ज्यादातर नहीं पूछी जाती। लेकिन जैसे हजारा मंदिर है तो कृष्णदेव राय ने की थी इसकी स्थापना भैया, है ना। अब कृष्णदेव राय से संबंधित भी आपको प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि ये भारत के एक महान राजा थे और बाबर ने अपनी आंख में तथा तुजू के बाबरी में तक, तुजू ए बाबरी में तक कृष्णदेव राय को भारत का एक महानतम शासक था। किस वंश से संबंधित है, जैसे आपको कोई तुलु वंश से संबंधित है, जैसे आपको ये अगर कोई स्थापत्य आया है, कौन इसका संस्थापक स्थापना करता है, कहाँ पे की गई, कब की गई, के साथ साथ ये भी आ सकता है किस वंश के द्वारा की गई, है ना। जैसे कि अगर आपको आ जाएगा कि बाघ की गुफाएं किस वंश से संबंधित है ना, किसके शासन काल से, कालक्रम क्या है उनका, है ना, किस काल से संबंधित है भैया, तो गुप्त काल से संबंधित है। ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे प्रश्न, है ना। तो स्थापत्य में ऐसा ध्यान रखना है आपको। अगला, निम्न में से किस मुगल सुल्तान ने बाजार सुधार, देखिए आ गया कोई एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष राजा और उससे संबंधित उसने क्या सुधारात्मक कार्य, क्या विशेष कार्य किए हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बाजार सुधार व्यवस्था किसने शुरू की, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की, है ना। अगर आपसे पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था शुरू की, आपसे पूछा जाए घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। आपसे पूछा जा सकता है तुर्कान चहलगान की स्थापना किसने की, तुर्कान चहलगान, तो इसकी आप इल्तुतमिश ने की इसकी स्थापना, इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की। एक संगठन, एक विशेष कार्य क्या किया गया है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, है ना। तो आपसे एक विशेष व्यक्ति जैसे बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की, दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की, बलबन के द्वारा की गई थी, है ना। तो आपसे एक कुछ विशेष व्यक्ति, जैसे कि अगर मोहम्मद बिन तुगलक है, तो अगर पूछा जाए यहाँ पे बाजार सुधार की जगह ये होता कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया, तो हम मोहम्मद बिन तुगलक लगाते। आपसे पूछा जाता कि राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद किसने किया, तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने करता, है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक विशेष व्यक्ति और उससे संबंधित एक राजा और उससे संबंधित विशेष कार्य क्या किए गए थे, ऐसा आपको ध्यान रखना है। पीएससी ऐसे प्रश्न पूछता है, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना, ऊपर से ही चीजें विशेष रूप से क्या हाईलाइट होती हैं, जो हाईलाइट होती है हमें उसको ध्यान रखना है। अगला हम देखेंगे VICS के द्वारा, जो हमारा जो संस्थान है VICS, उसके द्वारा 75 दिन का एक क्रश कोर्स यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है।
इस 75 दिन के क्रश कोर्स में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आपकी क्लासेस यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी। अगर आप लेक्चर लेते हैं यहाँ पर तो साथ में आपको क्या होगा, आपका पूरी तरह से एक माइंड हम इस तरह से सेट करने की कोशिश की जाएगी इस प्रोग्राम में कि आप पीएससी में जो आयोजित परीक्षा होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा अंक लाकर उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। जैसे 75 दिन के इस पूरे प्रोग्राम में करीब 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको फ्री के नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में आपको दिए जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन क्लास है तो आपको क्लास में दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर टेस्ट भी करवाए जाएंगे, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस लगेंगी आपकी। साथ में आपको पूरे 1 साल का यहाँ पे करंट अफेयर्स दिया जाएगा, क्योंकि पीएससी जो प्रश्न पूछता है उसकी प्रकृति इस प्रकार से है कि 8 से 12 महीने पुराने तक क्वेश्चन पीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, है ना। फिर डेली जीएस फैक्ट शीट इसमें दी जाएगी और नो योर ऑल एमपी रैंक, मतलब आपकी पूरी एमपी में क्या रैंक आ रही है इस प्रोग्राम के तहत वो दी जाएगी। हमारा यह प्रोग्राम 28 मार्च से शुरू हो रहा है ना। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा अपना एडमिशन करवा के क्या कर सकते हैं, अपनी पीएससी के द्वारा अपनी एक सीट को रिजर्व कर सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम के तहत। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री कौन थे, है ना। विदेश मंत्री क्या हुआ कि शिवाजी की पूरी 8 मंत्रियों की परिषद होती थी, है ना, अष्टप्रधान कहते थे उसको। तो ये जो अष्टप्रधान होती थी उनमें से ही एक मंत्री जो विदेश मंत्री थे, तो विदेश मंत्री कौन, सुमन, है ना। पीएससी इस प्रश्न को मेंस में तक पूछ चुका है कि अष्टप्रधान कौन थे। तो अष्टप्रधान 6 मार्कर का क्वेश्चन जब आया था 2019 के पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, 14-15 में आया था। तो 8 मंत्रियों की परिषद में आपको ये ध्यान रखने की, सुमंत हो गया विदेश मंत्री हो गया, है ना, अमात्य हो गया इनका प्रधान राजस्व, सरे नौबत क्या हो गया, सैन्य मंत्री हो गया, है ना। तो आपको ऐसी चीजें ध्यान रखना है कि कौन सा मंत्री क्या काम करता था। ठीक है, जैसे अष्टप्रधान तो हो गए शिवाजी के शासनकाल में। अगर आपको अष्टदिग्गज आता, अष्टदिग्गज होता तो अष्टदिग्गज किसके थे, तेलुगु कवियों की परिषद थी जो कृष्णदेव राय के काल से संबंधित थी। कोई एक विशेष व्यक्ति और उसके काल में क्या घटनाक्रम हुआ, ये वाली चीजें ध्यान रखिए। शिवाजी की अष्टप्रधान सुनने में थोड़ा हाईलाइट तो होता है ना हमको, तो वो क्या काम थे उनके, ये भी आप ध्यान रखिए। अगला, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ। ठीक है, अब हर सिख गुरु का एक अलग अलग कार्य है ना। जैसे पहले गुरु ने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, तीसरे ने क्या किया। पहले ने तो भैया सिख धर्म की स्थापना, मतलब जो गुरु नानक जी देव थे उसके बाद उन्होंने जो शिक्षाएं दी तो अंगद ने क्या कर दिया, उनको शिक्षा के रूप में रख दिया, है ना। तो वो सिख धर्म कहला गया हमारा। तो ऐसे ही हर गुरु ने क्या किया, जैसे ये खालसा पंथ की स्थापना हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने की। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है सिखों के कौन से गुरु थे जिसे औरंगजेब ने मरवा दिया था शीशगंज गुरुद्वारे में, तो वो तेग बहादुर थे, ये 9वें गुरु थे हमारे, है ना। आपसे पूछा जा सकता है गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया भैया, उसको किसने लिखा, गुरुवाणी हमारी, तो ये अर्जुन देव जी हो गई गुरु ग्रंथ साहब हमारे, इन्होंने करा था इसे, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु नानक देव जी प्रथम गुरु थे हमारे, है ना। तो इस प्रकार से आपको गुरुओं से संबंधित क्या विशेष काम थे ये आपको ध्यान रख लेना, और उनमें से सिख धर्म से रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न आते हैं और ज्यादा नहीं आते, है ना। तो ऐसे कौन से गुरु थे जिसकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी, है ना, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। ऐसे यहाँ से प्रश्न आएंगे, क्यों करवा दी थी, खुसरो की सहायता के कारण। अगला, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधित सुधार, हर एक व्यक्ति से संबंधित, राजा महाराजा से संबंधित एक सुधार कार्य, सुधारात्मक कार्य कोई व्यक्ति करता है, तो इन्होंने क्या किया था, शिक्षा संबंधित सुधार अकबर ने किए। अगर आपसे ये पूछा जाता कि किस मुगल सम्राट को, मतलब युग को जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, क्योंकि शाहजहां के काल में स्थापत्य कला हाईलाइट हुई थी, सर्वाधिक स्थापत्य जो निर्माण हुए सबसे अच्छे जिसमें ताजमहल भी शामिल है, वो शाहजहां के टाइम पे हुआ, है ना। आपसे पूछा कि प्रमुख चित्रकार मुगल कालीन निम्न में से कौन व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण जिसने चित्रकारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए, तो जहांगीर हो गया, है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई एक व्यक्ति क्या विशेष कार्य हुए हैं उसके, जैसे अगर अनुवाद विभाग की स्थापना हुई तो अकबर ने स्थापना करी, है ना। तो हिंदू मनसबदारों की संख्या किसके काल में थी, तो औरंगजेब के काल में थी। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास जी की नहीं है, पूछ रहा है नहीं है। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक लेखक, एक रचनाकार
क्या उनकी रचना थी, कब लिखी गई थी, है ना, उसमें विशेष बात क्या थी, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रचना है तुलसीदास जी की, तो हम देखेंगे गीतावली उनकी रचना है, कवितावली उनकी रचना है ना, विनय पत्रिका, दोहावली उनकी रचना है, साहित्य रत्न उनकी रचना नहीं है। तो साहित्य रत्न उनकी रचना नहीं है, तो ये तीनों उनकी रचना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य रत्न हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक रचनाकार, उसकी कौन सी रचना है। अगला है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई। तो माउंटबेटन योजना, ठीक है, 3 जून 1943 की ये योजना थी हमारी। आपसे पूछ सकता है इस योजना से, जैसे ये योजना आ गई तो आपसे पूछ सकता है कैबिनेट मिशन योजना कब आई, है ना, कैबिनेट मिशन योजना कब आई, इसका वन पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है रॉलेट एक्ट भारत कब आया, रॉलेट एक्ट भारत कब, रॉलेट एक्ट कब आया, है ना। आपसे इस तरह से कोई एक योजना, उसका सन, जितनी भी योजनाएं हैं जो आधुनिक भारत से संबंधित है, आधुनिक भारत में आंदोलन और योजनाओं का विशेष स्थान है, आंदोलन, योजनाएं, पत्र पत्रिकाएं। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक योजना है, उससे संबंधित योजना कौन लेके आया, किसने सदस्य थे, जैसे क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्रिप्स मिशन के सदस्य कौन थे, क्रिप्स मिशन के सदस्य निम्न में से कौन नहीं थे, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना की, स्थायी भू राजस्व व्यवस्था, है ना। तो भू राजस्व व्यवस्था में हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी स्थापना की थी, है ना, 1793 में। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जैसे ये स्थायी भू राजस्व व्यवस्था मतलब स्थायी बंदोबस्त हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की, है ना। आपसे पूछा जा सकता है महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की। यहाँ तक कि ये प्रश्न सिर्फ यही काम के नहीं है, ये स्थायी बंदोबस्त आपको 3 मार्कर, 6 मार्कर, 15 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के भी जो क्वेश्चन आएंगे वहां तक ये काम आने वाले क्वेश्चन, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में। अगला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो वही जो हमने शुरू में डिस्कस किया है, एक संस्था, उसकी स्थापना कब हुई, किसने की और कहाँ की गई, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, ढाका में की गई, ठीक है। किसने की, तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने की। और इसमें आ सकता है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है इसके कितने अधिवेशन में, कौन कौन से अध्यक्ष ऐसे जो विशेष कार्य किसी अधिवेशन में हुए हैं, ऐसे आ सकते हैं। तो वो मुख्य रूप से कांग्रेस के पूछे गए हैं। ये जो संगठन है कुछ ऐसे, तो इनमें आपको ऐसा नहीं पूछा गया है। इन संगठनों की स्थापना बस कब हुई, किसने की, कहाँ की, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। अगला है, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया था कांग्रेस का आपको अधिवेशन याद रखना है, मुख्य रूप से क्या विशेष कार्य हुए। तो जैसे 1938 का अधिवेशन जो है ना, ये हमारा अधिवेशन है हरिपुरा अधिवेशन, है ना। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस चुने गए। आपसे पूछा जा सकता है गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया। तो गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया था, ये 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें स्वराज की मांग की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली महिला अध्यक्ष रही है कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन रही है, तो कौन रही है, सरोजनी नायडू रही है, किस जगह से रही है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से अधिवेशनों में से। तो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो कोई कुछ अधिवेशन हुए, कुछ विशेष कार्य हुए, जैसे कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया, किस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया, है ना, किसमें सबसे पहले मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव लाया गया, मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव लाया गया, किस अधिवेशन की अध्यक्षता एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी, किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एक मुस्लिम अधिकारी ने की थी। ऐसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हमारे यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट टाइम पे होगी। थैंक यू।